Assalamu alaikum ji. Hello everyone. My name is Mohammad Haris Amin and I'm official representative at NC Solicitors. सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर्स. ठीक है जी. और होपफुली ये साल जो होगा, जो भी स्टार्ट हुआ है, इंशाल्लाह मज़ीद इसमें अच्छी न्यूज़ जो है वो सुनने को हमें मिलेंगी और होपफुली ये लास्ट ईयर से बहुत बेहतर होगा एज़ फार एज़ कोविड-19 इज़ कंसर्न्ड. अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन वो होगा स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में और जो करंटली वहाँ पे सिचुएशन है. दिस वीडियो विल बी इन द कंटिन्यूएशन ऑफ जो लास्ट प्रीवियस हमने लाइव सेशन किया था. डिटेल्स में जाने से पहले इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे. वैक्सीन के बारे में भी करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी करेंगे. अभी आज एक न्यू न्यूज़ है वो भी सर्कुलेट हुई है कि जी जुलाई से ओपन होगा. उसके बारे में भी हम क्रिटिकली उसको एनालाइज करेंगे कि वो सिचुएशन क्या है और किस वजह से न्यूज़ आई है और उसमें क्या सिचुएशन है. लेकिन बिफोर दैट एक छोटा सा रिकैप हम लोग लेंगे. हम लोग ये देखेंगे अ ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन जिसको आप कह सकते हैं कि मार्च में जब कोविड आया है और अब आपका दिसंबर आ चुका है, और सॉरी जैन आ चुका है, उसमें हम देखेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैं, क्या चेंजेस आए हैं एज़ फार एज स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज बॉर्डर पोजीशन इज़ कंसर्न्ड. तो स्टार्ट हम लोग वहाँ से लेंगे. हम लोग उसको देखेंगे कि सिचुएशन कैसे चेंज हुई है. मार्च में अगर आप देखें जब कोविड आया है, इमीडिएटली जो सबसे पहले काम हुआ है वो आपके बॉर्डर्स क्लोज हुए हैं. एडमिशन्स आपके बिल्कुल भी बंद नहीं हुए. यूनिवर्सिटीज़ ओपन थी, वर्किंग फ्रॉम होम भी चलती रही है, प्रोसेस आपके सारे होते रहे हैं. उसके बाद फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स आते गए कि जी जुलाई में ओपन होगा, इंटरस्टेट ट्रैवल ओपन होगा, चीज़ें इस तरह मूव आउट करेंगी, मूव इन करेंगी. सारी उस पर पॉलिसीज़ जो है एट द नेशनल लेवल ऑस्ट्रेलिया में बनती रही. इंटरनेशनल लेवल पे फिर भी टोटली जो है उस पर खामोशी थी. उसके बाद फिर हमने नवंबर में आके हमें ये न्यूज़ सुनने को मिली कि जी आपका जो है पायलट प्रोग्राम्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टार्ट होंगे, जिसमें चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिन्होंने की हैं उसमें. और फिर बाय दिसंबर जो सक्सेसफुली जिसने कंप्लीट किया वो चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने 63 स्टूडेंट्स को बुलाया. उसके बाद दिसंबर में मज़ीद अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को मिली कि जी न्यू साउथ वेल्स है वो लीड ले रहा है, 1000 स्टूडेंट पर वीक बुलाना चाह रहे हैं नेक्स्ट ईयर से. फिर हमने देखा विक्टोरिया जो है वो लीड ले रहा है, 23,000 टोटल स्टूडेंट्स वो चाह रहे हैं बुलाना बाय द स्टार्ट ऑफ जनवरी 2021 टू द मिड ऑफ योर नेक्स्ट ईयर 2021, दैट इज़ जुलाई. कहने का पर्पस इस सारी बात का ये है कि जो भी स्टूडेंट्स स्टिल नेगेटिव साइड पे फोकस कर रहे हैं, अगर आप थ्रू आउट इस सारे प्रोसेस को देखें तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ ही गई हैं. इन सारी चीज़ों के अंदर जो आपको मिला है पॉजिटिव साइड पे ही सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिला है. ठीक है, पॉजिटिव साइड पे ही आपको इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली हैं. इम्प्रूवमेंट्स आई हैं इसमें विद टाइम. पहले कुछ भी ओपन नहीं हो रहा था, फिर फाइनली चीज़ें ओपन होने की तरफ गई हैं. पहले आप लोगों के वीज़ाज ग्रांट नहीं हो रहे थे. मार्च के आपका जो आपने जिन्होंने वीज़ाज फाइल किए थे मार्च में या इवन फेब में भी, उनका सारा डिसीजन पेंडिंग था. वीज़ाज आपके कहीं आना स्टार्ट हुए हैं जुलाई में. न्यू वीज़ाज आप लोग फाइल नहीं कर सकते थे, अब न्यू वीज़ाज जो हैं आप लोग फाइल कर सकते हैं. ठीक है, बायोमेट्रिक सेंटर्स आपके ओपन हैं, मेडिकल सेंटर्स आपके ओपन हैं. ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं. तो जो स्टूडेंट्स फ़ौरन से पहले जाके डिसलाइक कर देते हैं वीडियो को और बगैर कंटेंट को सुने और बगैर कंटेंट पे फोकस किए हुए, मेरी उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि काइंडली पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस किया करें. न्यूज़ हर तरह की होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है. आप लोगों को सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही क्यों मिलती है इंटरनेट पर? पॉजिटिव साइड पर क्यों नहीं जाते आप लोग? आप लोग ये क्यों नहीं सर्च करते कि ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स ओपन कब करेगा, बजाय इसके कि ये कब तक ओपन नहीं होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा होता है कि आप लोग ये सर्च कर रहे होते हैं इंटरनेट पे. तो काइंडली पॉजिटिव साइड पे फोकस किया करें. ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये कोई मिथ नहीं है, ये मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट्स अ ग्लोबल फैक्ट. फैक्ट और इन्फॉर्मेशन में जो आपका डिफ्रेंशिएट अगर आप करें तो इन्फॉर्मेशन वो है जो मैंने किसी से सुनी है बात. फैक्ट वो है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, जो सारे उसको मान रहे हैं. ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फैक्ट्स हैं और ये सारा कुछ इंप्रूवमेंट की तरफ ही जा रहा है ना. और अब इंटरनेशनल बॉर्डर, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बॉर्डर ओपनिंग की जो बातें हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं. तो ये सारी चीज़ें उसको पॉजिटिव साइड में काइंडली इसको काउंट करें. ठीक है, आज जो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हम लेंगे इस लाइव सेशन में, क्योंकि अब बेसिकली हमने तो असेसमेंट ही फिलहाल ड्रॉ कर सकते हैं, फाइनल डिसीजन क्या होगा क्या नहीं, बट ऑन दैट बेसिस जो करंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसकी बेस पे हम एक असेसमेंट कर सकते हैं. अब दुनिया में कोई भी कंट्री है, मैंने उसका अगर ये देखना है कि कोविड-19 की तरफ उनका रिस्पांस क्या है या इंटरनेशनल ट्रैवल की तरफ उनका रिस्पांस क्या है, तो उसमें मैं क्या देखूंगा? उसमें मेनली मैं दो चीज़ें देखूंगा. नंबर 1, वहाँ पे करंटली जो आपके कंफर्म्ड केसेस हैं वो कितने हैं, नंबर 1. नंबर 2, मैं वहाँ ये देखूंगा कि टूवर्ड्स देयर नेशनल्स
जो वह कंट्री में जो लोकल उनकी पोजीशन है कोविड-19 को लेके, वो किस तरह उसको टैकल कर रहे हैं, मैं उसको देखूंगा और उसके बेसिस पे मैं अपना एक कंक्लूजन ऑब्वियसली ड्रॉ करूंगा कि क्या सिचुएशन आने वाले दिनों में बन सकती है। तो हम आप उस कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, उस असेसमेंट की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक है जी। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जिन लोगों को ये डाउट है कि जी वहाँ पे तो केसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये भी मैं बहुत सुनता हूँ स्टूडेंट से, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, ओपन नहीं होगा। आपको किसने कहा है केसेस ज़्यादा है? ऑफिशियल वेबसाइट है, होम अफेयर्स की वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया की, उसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन है। उन्होंने स्टेट वाइज डाटा उस पर दिया हुआ है कि कितने वहाँ पे एडमिट हैं हॉस्पिटल में, इंटेंसिव केयर यूनिट में कितने हैं, किस स्टेट में कितने हैं। तो ये तो यानी कि जो स्टूडेंट वो डाटा देख रहा है वो तो ये क्लेम कर ही नहीं सकता कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे है। हॉस्पिटल के अंदर टोटल 26 लोग हैं जो एडमिट हैं। ये डाटा मैंने भी वेबसाइट से लिया है स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो। ठीक है जी। टोटल अब तक जो केसेस आ चुके हैं वो 28,519 है। आज की डेट को मिला के 293 केसेस हैं, एक्टिव कंफर्म्ड केसेस हैं। उसमें से 26 जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं। ठीक है जी। तो ये तो केसेस हैं ही नहीं। 26 अगर हॉस्पिटल में है, दीज आर नॉट द केसेस। और इवन पाकिस्तान में भी जिन लोगों को कोविड हुआ है, मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में है, अल्लाह ताला सबको सेहत दे जिनको जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, वो घर में क्वारंटीन कर रहे हैं और आफ्टर 14 डेज बाद वो उनकी माशाल्लाह रिकवरी भी हो रही है। तो जो भी बंदा हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच रहा, इट मीन्स वो क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं है। और इसका मतलब ये है कि कोविड-19 के केसेस भी फिर ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं है? बिकॉज इट्स अ फैक्ट। और ये फैक्ट क्यों है? क्योंकि मैंने ये सारा डाटा वेबसाइट से लिया, जो ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसको हम जिसपे यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये फैक्चुअली रॉन्ग है। ये सारे फैक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, मैंने वहाँ पे लिए हैं। ठीक है जी। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो इनकी पॉलिसी है ओवरऑल टुवर्ड्स डिफरेंट स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया में स्टेट्स हैं इनकी अपनी, वो उनको किस तरह लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब न्यू साउथ वेल्स में अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न बीचेस वाली साइड पे आप लोग नहीं जा सकते, जो प्रीवियस आपका कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ है उसकी वजह से वहाँ पे पाबंदी है। उसके अलावा आप न्यू साउथ वेल्स में कहीं पे भी जाना चाहते हैं, NSW इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, उसमें आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट एन इशू। ठीक है, कोई इशू भी नहीं है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ के, वो करके बाहर गए हुए हैं और वापस आना चाह रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे वापस आ सकते हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा इशू नहीं है। कैनबरा में भी जो है क्वारंटीन ज़ाहिर है आपको जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको करना पड़ेगा, स्टेट से अगर करेंगे तो। कैनबरा में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन है। तस्मानिया ने लो रिस्क और हाई रिस्क में जो है स्टेट्स को डिवाइड किया हुआ है। हाई रिस्क में वो काउंट करते हैं विक्टोरिया को, न्यू साउथ वेल्स को, और हाई रिस्क में होने के बावजूद भी वो मना नहीं कर रहे किसी को। ठीक है, वो आ सकते हैं वहाँ पे उनकी स्टेट्स में, लेकिन उनका जो क्वारंटीन पीरियड है वो मस्ट होगा। ठीक है जी। नॉर्दर्न टेरिटरी है, उनका एक बॉर्डर एंट्री फॉर्म है, ऑनलाइन उनका फॉर्म है, वो फॉर्म आपने फिल करना है। उसको फिल करने के बाद आप नॉर्दर्न टेरिटरी में भी आप लोग जा सकते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है उसने भी मीडियम और हाई रिस्क में किया हुआ है सिमिलरली। उसके अलावा अगर आप विक्टोरिया देखेंगे तो ग्रेटर सिडनी से और जो नॉर्दर्न बीचेस वाली साइड से अगर कोई भी विक्टोरिया में एंटर होना चाहता है तो उसकी एंट्री पे पाबंदी है। अदर देन दैट हर स्टेट में मूवमेंट का कोई इशू नहीं है। मूवमेंट आप कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, इंटर स्टेट ट्रैवल पे एज सच कोई इशू नहीं है। अब ये पॉइंट मैंने क्यों रेस किया? अगर एक कंट्री जिसके बारे में हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि जी वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और उसने तो कुछ भी ओपन नहीं करना बाय द एंड ऑफ ईयर 2021, तो फिर ये सारा डाटा क्या इंडिकेट करता है आपको? ये सारा डाटा आपको बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि वो लीनियंसी की तरफ जा रहे हैं। एक कंट्री जिसने सारा कुछ बंद कर दिया है और कुछ भी ओपन करने को राजी नहीं थे, कोई होटलिंग, घर में गैदरिंग कुछ भी आप नहीं कर सकते। अब 10 से 15 लोग गैदर हो सकते हैं, 100 बंदे बाहर गैदर हो सकते हैं, वो तो ये भी अलाउ नहीं कर रहे थे। वो अब इसकी तरफ जा रहे हैं। और जो हमने लास्ट वीडियो किया यूट्यूब के ऊपर, मैंने स्पेशली जो आपको वीडियो में बताया था, वो यही कहा था कि अब मार्च आने वाला है, पूरा साल हो जाएगा इंटरनेशनल बॉर्डर्स को बंद किए हुए। ये सर्वाइवल कब तक ऐसे चलेगा? पॉसिबल नहीं है ना कि आप लोग एक चीज़ बॉर्डर को शट डाउन कर देंगे, कुछ भी ना आने देंगे ना जाने देंगे, तो कैसे चलेगा? उसके और भी जो साइकोलॉजिकल साइड पे देखें उसके और बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, क्रिमिनल साइड पे भी और डिप्रेशन वाली साइड पे भी बहुत सारी उसमें चीज़ें मजीद भी आ जाती हैं। तो बॉर्डर सारी उम्र के लिए तो बंद रह ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो ओपन तो एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह इनको करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं जी, ये मैंने आपको स्टेट्स का बताया कि जो इंटर स्टेट ट्रैवल है उसमें उनकी जो है क्या सिचुएशन है और किस तरह जो है वो चीज़ों को लेके चलना चाह रहे हैं। अब इंटर स्टेट में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि कोई इशू नहीं है ट्रैवलिंग का। सिर्फ ग्रेटर सिडनी वाला जो इशू बना हुआ है नॉर्दर्न बीचेस वाला, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। ओवरऑल केसेस भी ज़्यादा नहीं है। और ये अगर आप देखा जाए तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं विद पाकिस्तान स्ट्रेटेजी, दैट इज़ द स्मार्ट लॉकडाउन जिसको हम लोग कह रहे हैं।
कि जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहाँ पे इशू बन रहा है, वहाँ से इन एंड आउट का थोड़ा इशू कर रहे हैं, ओवरऑल जो कंट्री की उनकी मूवमेंट है उसको वो बंद नहीं कर रहे। तो सिमिलरली सेम यही कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लिए भी, सेम यही कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करेंगे कि वो लीनियंसी की तरफ जा रहे हैं। और अगर ऐसा ना होता, जो प्रीवियस वीडियोस हमने किए हैं उसमें हमने ये डिस्कस किया है जी कि स्टेट वाइज जो है प्रोग्राम्स बन रहे हैं, विक्टोरिया का, न्यू साउथ वेल्स का, बाकी सारे वर्किंग कर रहे हैं, ACT कैनबरा ने भी दिया हुआ एंड ऑल। वो उन्होंने एक प्रोग्राम क्यों दिया? वो प्रोग्राम स्टेट्स ने खुद नहीं दिया, उनको कहा गया है वो प्लान सबमिट करने के लिए। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, उनकी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि काइंडली प्लान्स पे वर्किंग करके हमें सबमिट करें, ताकि फिर हम उसको देखें कि उसमें क्या पॉलिसी मजीद बन सकती है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसको हम अप्रूवल दें और आप लोग स्टूडेंट्स को बुलाना शुरू करें। ये कह के भी हम लोग अब थक चुके हैं। $40 बिलियन की जो है इंडस्ट्री है एजुकेशन की, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको शट डाउन कर दें। $40 बिलियन की इंडस्ट्री, इसको लार्ज स्केल पे हम लोग ऐसे आराम से कह देते हैं लाइक इट्स अ जोक। उसमें इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी आज जो लेटेस्ट मैंने न्यूज़ पढ़ी है इस पर, यूनिवर्सिटीज़ को अपनी रैंकिंग जो है वो उसका बड़ा डैमेज होगा, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा, कोई पढ़ ही नहीं रहा, तो वो रैंकिंग तो डाउन आएगी, ऑब्वियस ही बात है। उनका इतना स्टाफ है, उसको कब तक वो जो है फीसेस उनकी तनख्वाहें देते रहेंगे घर बिठा के? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स नॉट पॉसिबल। सो बॉर्डर ओपनिंग की तरफ सूनर और लेटर इनको जाना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है जी, ये पॉइंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गए। क्वारंटीन का सबसे मेजर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का। अब मैं आप लोगों को उन चीज़ों की तरफ लेके जा रहा हूँ जो इंशाल्लाह जब आप लोग ट्रैवल करेंगे उसमें, ठीक है, कोविड-19 और वैक्सीन के भी हम आगे जा चल के बात करेंगे, सारा कुछ वो चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ वहाँ पे मैंडेटरी रूल्स ऐसे आपको मिलेंगे जो कि पहले नहीं होते थे। यानी कि पहले ना कोविड-19 था, ना कोई क्वारंटीन था, ना इसका कोई कंसेप्ट था, तो वो चीज़ें तो नहीं थी। अब अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली होगा यही कि क्वारंटीन आपको, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, क्वारंटीन आपको करना पड़ेगा। और उसमें स्टूडेंट्स का जो मेजर क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि सर उसकी कॉस्ट कितनी होगी क्वारंटीन की। क्वारंटीन के लिए जो आपको कॉस्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको बेयर करनी पड़ेगी वो तकरीबन $1,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेके $3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होगी, यानी कि 1500 से 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब इसमें स्टूडेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सर ये बेयर कौन करेगा? सारे चार्जेस हमने देने हैं, इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं आपको दे भी नहीं सकता। मोस्ट प्रोबेबली अब जो आखिरी लेटेस्ट न्यूज़ आई है इस पर, वो थी कैनबरा की। उन्होंने इस पॉलिसी पे कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट इस बर्डन को शेयर करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 1500 भी हो, उसको हाफ एंड हाफ भी अगर हम लोग करें तो अराउंड 700 आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो आपकी कॉस्ट बनेगी तकरीबन, जो आपको बेयर करनी पड़ेगी, जो कि एक्सपेक्टेड आपकी कॉस्ट होगी। कंफर्मेशन इस पर अब ऐसा नहीं है, इसके बारे में कोई आपको इतने आर्टिकल्स भी नहीं मिलेंगे, कोई इतनी ज़्यादा बात भी नहीं हो रही, तो उसके बारे में मैं आपको कोई इतनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कंफर्मेशन मैं आपको उस पर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है उसमें यही होगा। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग क्वारंटीन आपका क्लियर हो गया। और हाँ, जो लोग फैमिली मेम्बर्स के साथ जा रहे हैं, जिनके माशाल्लाह बच्चे हैं, जो एडिशनल एक चाइल्ड को लेके जाएंगे साथ में, उसमें $500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का जो है वो एडिशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने हाफ एंड हाफ भी अगर हम करें, 700 अगर आप पे कर रहे हैं, उसमें 500 आपको मजीद अपने डिपेंडेंट का, अपने बच्चे का जो है वो आपको उसमें कॉस्ट जो है वो आपको उसमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ओवरऑल केसेस कम हैं, ये यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया फैक्ट्स की बेसिस पे। इंटरस्टेट पॉलिसी में मूवमेंट में कहीं कोई इशू नहीं है अपार्ट फ्रॉम ग्रेटर सिडनी, नॉर्दर्न बीचेस। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी जो हैं मैंने आपसे डिस्कस करके वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। जो हॉटस्पॉट एरिया है सिर्फ उस पर जो है उनका मेनली उनका फोकस है। अभी जो आज ही बल्कि न्यूज़ आई है चंद घंटे पहले ही, जिसमें यह कहा जा रहा है जी कि जो आपकी एयरलाइन है एक कैंसस के नाम से, उन्होंने फ़्लाइट्स की बुकिंग जो है वो ओपन की है और उसमें वो शो कर रहे हैं कि जिस जुलाई 2021 से फ़्लाइट्स की जो है वो ओपनिंग हो रही है। अब इसमें दोबारा मेरी आप लोगों से अगेन मेरी वही रिक्वेस्ट होगी, मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम भी ये चीज़ रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली पूरा आर्टिकल पढ़ा करें, सिर्फ हेडलाइन के ऊपर रिलाय मत किया करें। और यानी कि वो फेसबुक पे पोस्ट आई है, उसके ऊपर सारे एंग्री के इमोजीज और लाफ्टर के इमोजीज, तो वो सारा शुरू हो गया, कमेंट्स में गालियाँ शुरू हो गई हैं, किसी ने ज़हमत नहीं की उसको पढ़ने की। अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि जब तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस, क्योंकि ज़ाहिर फ़्लाइट्स में तो वैक्सीनेशन तो होनी चाहिए ना, अगर आप वैक्सीन नहीं है तो उनके लिए आपको ऑन बोर्ड करना और सारा उसके लिए प्रॉब्लम होगा। उस पर किया हुआ है और उन्होंने कहा थी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है बॉर्डर ओपनिंग की, तो हम लोग नहीं कर सकते। वो सिर्फ फ्लाइट्स बुकिंग उन्होंने ओपन की है, एज ए अट्रैक्शन उसको ओपन किया है। वो कहीं पे ये नहीं कह रहे कि जी बॉर्डर जो है जुलाई में ओपन होंगे। ये कंक्लूजन आप किसी बेस पर ड्रॉ नहीं कर सकते।
उस आर्टिकल में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को उस आर्टिकल में मिल जाता है तो काइंडली, मैं भी इंसान हूँ, गलती मेरे से भी हो सकती है, तो काइंडली मेरे साथ वो न्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर करेक्ट कराइएगा कि जी ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ वो ऐसे जो है सही नहीं है, गलत है उसमें, या मेरे समझने में उसको गलती हुई है, तो काइंडली मुझे उसमें करेक्शन ज़रूर कराइएगा। ऐसे तो उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है, तो उस पर इतना अग्रेसिव होने की या उस पर इतना डिसहार्ट होने की भी आप लोगों को जो है कोई ज़रूरत नहीं है। दैट न्यूज़ इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एज़ फार एज आई एम कंसर्न्ड। उसमें कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है जिसको लेके जो है आपको कोई इशू हो। अब आप आ जाते हैं जी आपका वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन के लिए ऑस्ट्रेलिया ने जो है बुकिंग जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्लेस हैं। बुकिंग उन्होंने प्री ऑर्डर बुकिंग जो है उन्होंने ऑलरेडी की हुई है, और उसमें जो 3 ब्रांड्स हैं, एक आपका फाइजर का है, बायोनटेक वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड की आपको मिलती है, एस्ट्राजेनेक और नोवावैक्स, ये 3 वैक्सीन हैं जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, 3 कंपनीज़ के साथ बेसिकली उनका कॉन्ट्रैक्ट है। और ये बाय द स्टार्ट ऑफ मार्च, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ये वैक्सीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल होगी, रोल आउट होना शुरू होगी। सारों को वैक्सीन्स जो हैं उनको मानसून को दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर एक्सपेक्टेड यही है कि आपका बाय, अगर बहुत मैं इसको यानी कि एज अ स्ट्रेच भी मैं इसको लूँ तो बाय अप्रैल मई के अंदर ये चीज़ें नॉर्मलाइज होना सारी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तब तक 1 से 2 माह हो चुका होगा लोगों को वैक्सीन के लिए, वे उसको मॉनिटर करने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया अभी भी मॉनिटर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी मॉनिटर नहीं कर रहे। ये जो प्री ऑर्डर बुकिंग उन्होंने की हुई है, बाकी यूके में भी अगर आप देखें तो वैक्सीन रोल हुई है फाइजर वाली, तो उसको भी सारा सॉरी उसको क्लियरली जो है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो जैसे ही वो अवेलेबल होगी तो एज सुन वो फ़ौरन उसको जो है शॉर्ट्स को अपने जो वहाँ पे इनके लोकल्स हैं, जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल होंगे उनको वैक्सीन जो है वो दी जाएंगी, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि अगर इसको एज अ स्ट्रेच में ले रहा हूँ, अप्रैल मई की मैं बात कर रहा हूँ, बॉर्डर ओपनिंग की भी अगर उसको देखें तो अगर जस्ट इन केस अगर हम लोग वैक्सीन पे रिलाई करते हैं, अब तो आप ये भी कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि वैक्सीन के बाद ही ओपन होगा, पहले भी हो सकता है, लेकिन फॉर इंस्टेंस फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर हम ले लेते हैं तो नेक्स्ट इनटेक कौन सा है आपका जो ऑस्ट्रेलिया में? नेक्स्ट इनटेक स्टूडेंट को तो मिलेगा जुलाई, अभी है जैन। जिन स्टूडेंट्स के आइल्स वगैरह क्लियर हैं, पीटी उन्होंने किया हुआ है या क्यूओ टेस्ट किया हुआ है, उनकी रिक्वायरमेंट का इशू नहीं है, वो तो अगर फेब इनटेक लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा फाइल करना चाहते हैं, समझ में आती है बात। अब एक स्टूडेंट है जो भी फ्रेश है, फ्रेश पास आउट है, या उसने भी आइल्स नहीं किया हुआ, अगर अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो फेब इनटेक जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा उनके लिए, और मोस्ट प्रोबेबली फिर वो जुलाई इनटेक में ही जाएंगे। और जुलाई से पहले, अभी तक जो न्यूज़ आ रही है वो जुलाई से पहले पहले तक की आ रही है बॉर्डर ओपनिंग की। और ये जो वैक्सीन वाला मैंने आपको सारा बताया, इंटरस्टेट का सारा बताया, ओवरऑल केसेस का आपको सारा बताया, ये इंडिकेट यही कर रहा है, ये सारे फैक्ट्स हैं जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कहाँ लास्ट मार्च, कहाँ ये जैन, कितना डिफरेंस है, कितनी इंप्रूवमेंट्स आई हैं, तो हमें उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। तो अगला इंटेक आपको जुलाई है, एडमिशन आपके उसमें ओपन है और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो पहले स्कॉलरशिप भी नहीं दे रही थी, अब वो भी स्कॉलरशिप्स जो हैं ऑफर कर रही हैं। 10% स्कॉलरशिप आपका स्टार्ट हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल, अप टू 30% जो है ऑस्ट्रेलिया में आपका स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल है, वो भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। और मैं अगेन अपने सारे स्टूडेंट्स से, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट होगी, आपको कहीं पर भी मेरी वीडियो में अगर कोई मिस्टेक नज़र आए, अगर आपको लगे कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मैं आपको सही नहीं दे रहा, या कोई ऐसी न्यूज़ है, वो हो सकता है कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन मेरे से ज़्यादा अच्छी हो, तो आप लोग काइंडली वो मैसेज शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरा जो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा कि सर कैबिनेट मीटिंग कब है? क्योंकि कैबिनेट मीटिंग होगी, सारे फेडरल गवर्नमेंट, सारी स्टेट, सारा सब कुछ वहाँ पे इकट्ठा होगा और एक नई डिसीजन मेकिंग की तरफ वो लोग जाएंगे। तो उसमें क्या होगा? कैबिनेट मीटिंग जो आपकी अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो वो आ रही है 5 Feb 2021। रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल आया था, उसमें मेंशन थी 11 Jan, लेकिन अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप लोग जाएँ तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये 5 Feb 2021, और हम लोग रिलाई करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। हम लोगों ने अगर डाटा लेना है, हम लोगों ने अगर इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिसकी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जिसकी इन्फॉर्मेशन है, तो वो मैं वहाँ से लूँगा जो ऑथेंटिक ऑस्ट्रेलिया की अपनी वेबसाइट होगी। जो हम लोग मीडिया से रिपोर्ट्स ले रहे हैं बेसिकली वो आपकी इन्फॉर्मेशन में काउंट होगा। तो ये बेसिक यहाँ पे चीज़ें ये सारी ड्रॉ होती हैं। तो कंक्लूजन अगर हम लोग सारा इस पूरी बहस का अगर हम लोग ड्रॉ करें तो वो ये है कि जुलाई इनटेक आप लोग ले सकते हैं, एडमिशन्स आप लोगों के ओपन हैं, मार्च में वैक्सीन आ रही है, इंटरस्टेट ट्रैवल का इशू नहीं है, सिर्फ आपका नॉर्दर्न बीचेस का, ग्रेटर सिडनी का जो इशू है थोड़ा वो बना हुआ है। उसके अलावा स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी तकरीबन चल रही है, हर जगह सारा ट्रैवलिंग जो है वो आपको अलाउड है। ऑनलाइन बॉर्डर पास एक उनका बॉर्डर फॉर्म है, वो फिल करना है, सारे ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। ओवरऑल केसेस बहुत कम हैं, ना होने के बराबर हैं, जो एक्टिव केसेज हैं, हॉस्पिटल में बहुत कम लोग एडमिट हैं।
तो इट मीन्स के सिचुएशन जो है वो बेटर होती जा रही है और इंशाल्लाह बॉर्डर्स जो है अगर मार्च में वैक्सीन आ रही है तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ मंथ्स में 2 to 3 मंथ्स में होपफुली बॉर्डर्स जो है वो ओपनिंग की तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रिपेयर किए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट मेरे से एज अ कंसल्टेंट जब वो वॉक इन आते हैं या कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे होते हैं तो मेरे से उनकी ये क्वेश्चनिंग होती है, वो मेरे से पूछते हैं बेसिक क्वेश्चन हैं जो उनसे, तो वो मैंने किए हैं। मैं चाह रहा हूँ आज मैं आपके साथ वो भी एड्रेस कर लूँ ताकि जो स्टूडेंट्स जुलाई इनटेक के लिए इंटरेस्टेड हैं, जुलाई इनटेक को लेकर आगे चलना चाह रहे हैं, तो उनको थोड़ा ज़रा क्लैरिटी हो जाए, उनको थोड़ा चीज़ों का थोड़ा क्लियर आइडिया जो है इस बारे में हो जाए। अब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी कि सर मैं FA FSC मैंने किया हुआ है, 12th मैंने की हुई है, उसके बाद मैं कोर्सेज कौन सा ले सकता हूँ? कोर्सेज आप बहुत सारे ले सकते हैं। आप IT ले सकते हैं, इंजीनियरिंग ले सकते हैं, बिजनेस ले सकते हैं, हेल्थ साइंस में जा सकते हैं, पब्लिक हेल्थ में जा सकते हैं, बायोमेडिकल साइंस में जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, अकाउंटेंसी, मार्केटिंग, HR कोर्सेज आपके पास बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस हम लोग ड्रॉ करेंगे वो होगा FA और FSC का। FA वाला स्टूडेंट जो है बेसिकली वो आर्ट्स का आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है, उसमें आपने मेजर नॉर्मली स्टूडेंट्स जो रखते हैं वो एजुकेशन का रखते हैं, तो उनके लिए ऑप्शंस एज कम्पेयर टू एन FSC स्टूडेंट वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती हैं इन अ सेंस कि वो आर्ट्स वाली साइड पे ही जाएंगे FA वाले स्टूडेंट्स, और FA को हर यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट भी नहीं करती, उस सेंस में भी थोड़ी ऑप्शन जो हैं वो लिमिटेड होंगी। FSC अगर आपने मेडिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो आप बहुत सारी ऑप्शन तो ले सकते हैं। दूसरा जो एक मिथ है या स्टूडेंट्स नॉर्मली जिन चक्करों में पढ़े जाते हैं बगैर कंसल्टेशन के, कि आपने अगर FSC मेडिकल किया हुआ है तो वो मैथ्स को एडिशनल मैथ्स लेने बैठ जाते हैं, एडिशनल मैथ्स के पेपर देते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि अगर एडिशनल मैथ्स नहीं देंगे आप, उनका माइंड ये है कि उन्होंने इंजीनियरिंग या बिजनेस करनी है तो मैथ्स कंपलसरी है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आपने FSC मेडिकल किया हुआ है, आपने साइंस सब्जेक्ट्स के साथ किया हुआ है, मेडिकल के साथ किया हुआ है, नॉट एन इशू। इंजीनियरिंग में, बिजनेस में अगर आप जाना चाह रहे हैं, मैथ्स आपने नहीं पढ़ा हुआ, दैट इज नॉट एन इशू। एडमिशन जो है वो आप उसमें ईजिली आप ले सकते हैं और एडमिशन आपको मिल भी जाएगा, स्कॉलरशिप्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। सो एडिशनल मैथ या एडिशनल टाइम आपको उसमें लगाने की आपको उसमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर हम डायरेक्ट डिग्री में जा सकते हैं या नहीं ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, अगर आप डायरेक्ट डिग्री में नहीं जा रहे तो आप या फाउंडेशन में जा रहे हैं या डिप्लोमा में। फाउंडेशन में नॉर्मली वो स्टूडेंट जाता है जिसकी परसेंटेज कम होती है, आइल्स कम होता है, या जिसने FA किया हुआ होता है। नहीं तो डायरेक्ट डिग्री में, नहीं तो आप डिप्लोमा या डायरेक्ट डिग्री में जाते हैं। डिप्लोमा में भी अगर आप जाते हैं तो डिग्री की ड्यूरेशन तो उतनी ही होगी, यानी कि 3 साल की डिग्री या 3 साल में पूरी होगी, डायरेक्ट डिग्री में भी वही होगी। नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, डायरेक्ट डिग्री में आप जा सकते हैं अगर आपके मिनिमम मार्क्स FSC में 60% हैं, FSC में नॉट FA, FSC में अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आप लोग डायरेक्ट डिग्री में बिल्कुल जा सकते हैं। उसमें भी आपके लिए स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, लेकिन उसमें फिर आइल्स की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी हाई होगी। डिप्लोमा में अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो ओवरऑल 5.5, ईच बैंड 5.5, ओवरऑल 5.5, ईच बैंड 5, बैचलर लेवल पे ओवरऑल 6, ईच बैंड 6, ओवरऑल 6, ईच बैंड 5.5, ओवरऑल 6, रीडिंग राइटिंग आपको 6 चाहिए होगा, लिसनिंग स्पीकिंग में 5 चाहिए होगा। तो इस तरह फिर उसमें थोड़ी जो है वेरिएशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। परसेंटेज कितनी रिक्वायर्ड है FSC के बाद? अब जो उन स्टूडेंट को भी डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है जिनके 50% मार्क्स नहीं है, 45 से कम ना हो, इतने भी कम ना हो कि काउंट ही ना बंदा शू कर सके बिल्कुल ही कि एजुकेशन में। 45% तक जो आपका मिनिमम बैरियर है वो है। 45% अगर आपके मार्क्स हैं आपके FA या FSC में तो आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू। ठीक है जी। डिप्लोमा के लिए नॉर्मली जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो 55% मार्क्स की होती है, डायरेक्ट डिग्री के लिए 60 की होती है, फाउंडेशन में देखेंगे तो उसमें आपको 50-55 दोनों रेंजेस में आपको जो है ऑप्शन इसमें अवेलेबल होती हैं। मिनिमम आइल्स का मैंने आपको बताया अभी कितना होता है, इसमें कितना रिक्वायर्ड है। अब एक स्टूडेंट है उसको रिक्वायर्ड है जी ओवरऑल 6, ईच बैंड 6 बैचलर्स में। उसका क्वेश्चन ये है कि सर मेरा तो ओवरऑल 5.5 आ गया है, ईच बैंड मेरा 5 आ गया है, तो अब मुझे ऑप्शन बताएं। देखिए, उसमें जो ऑप्शन आपके लिए बनेगी वो बनेगी एली कोर्स की, जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, जो आपको वहाँ जाके क्लासेस लेनी पड़ेंगी, आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसमें जो सिंपल रूल है मैं आप लोगों को वो क्लियर कर देता हूँ। रिक्वायरमेंट से 0.5 का अगर आपका गैप है तो आपका एली कोर्स होता है 10 to 12 वीक्स का, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलागोंग है, वो कहती है जी हम लोग मिनिमम एली कोर्स देंगे 12 हफ्ते का, मैक्सिमम देंगे 18 का। ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती हैं, मिनिमम 10 वीक्स, मैक्सिमम 20 वीक्स। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी पॉलिसी। अगर 0.5 का गैप है तो 10 से 12 वीक्स का एली कोर्स। अगर 1 पॉइंट का गैप है
तो आपका 18 से 20 वीक्स का जो है वो एली कोर्स होगा। 1 पॉइंट या 0.5 से मतलब क्या है, 6 रिक्वायर्ड था ओवरऑल, 5.5 आ गया, 0.5 का गैप है। अगर 6 रिक्वायर्ड था 5 आ गया, 1 पॉइंट का गैप है। सिमिलरली हमने इसमें दोनों चीज़ें देखनी, हम ये नहीं कर सकते अब एक स्टूडेंट है उसका ओवरऑल 6 है लेकिन एक में उसका 5 है, बाकियों में भी उसके बैंड की पोजीशन ठीक है। अब वो कहे सर मुझे तो एली कोर्स बनता ही नहीं, मेरा तो ओवरऑल जो है आइल्स पूरा है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओवरऑल ईच बैंड की जो रिक्वायरमेंट है वेबसाइट पे कैटेगोरिकली इसीलिए मेंशन की जाती है कि दोनों चीज़ें देखी जाती हैं कि ओवरऑल क्या सिचुएशन है और आपकी उसमें ईच बैंड जो है उसमें आपकी क्या सिचुएशन बनेगी। ठीक है जी। उसके अलावा एक स्टूडेंट है जो ये कहता है कि सर मैंने 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की हुई है ऑलरेडी, मास्टर्स किया हुआ है, 4 साल का बैचलर, 2 साल का उसने मास्टर्स किया हुआ है, 18 ईयर्स एजुकेशन है। सर मैंने अब मास्टर्स के लिए जाना है, इज इट पॉसिबल कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ ऑन स्टूडेंट वीज़ा? बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। ये भी मिथ है कि अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप डबल मास्टर्स नहीं कर सकते। इवन पाकिस्तान में डबल मास्टर्स होता है तो बाहर वाले आपको क्यों मना करेंगे? डबल मास्टर्स के लिए आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो वो आगे मज़ीद स्पेशलाइजेशन के लिए जाना चाह रहा है या वो किसी और फील्ड में जाना चाह रहा है, किसी और फील्ड से मतलब है वो बिजनेस साइड पे भी जा सकता है। वो हो सकता है ये उसके माइंड में हो कि उसने फील्ड जो लेनी है वो मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी की उसने लेनी है, यानी कि आईटी के अंदर ही मज़ीद फील्ड में वो जाना चाह रहा है, उसमें भी आप ऑप्शन ले सकते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। दैट इज़ नॉट एन इशू। ठीक है जी। एफए और एफएससी के बाद गैप कितना एक्सेप्टेबल है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जो गैप एक्सेप्टेबल होता है वो एफए और एफएससी के बाद होता है। और इसमें स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन होता है कि सर आप क्या, मैंने ऐड देखा है आपने वीज़ा फाइल किया है, उसका 6 साल का 8 साल का गैप है, उसका वीज़ा लग गया, आप जो है रिफ्यूज़ कर रहे हैं एडमिशन के बारे में। उस स्टूडेंट ने या तो 4 साल का बैचलर्स किया हुआ है या उसने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो काउंट हो सकता है। आफ्टर एफए एफएससी ये बेसिकली हाई स्कूल आपकी लेवल की एजुकेशन होती है। उसके बाद अगर आप ये लॉजिक पेश करना चाहेंगे सर जी मैंने एज अ मैनेजर या एज आईटी असिस्टेंट या क्या मैंने 6 साल मैंने 4 साल 3 साल मैंने काम किया है, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, यानी कि दुनिया में कहीं नहीं होता कि हाई स्कूल एजुकेशन के बाद आप किसी टॉप लेवल पोस्ट पे जॉब करना शुरू कर दें, अच्छी सैलरी लेना शुरू कर दें। तो इसलिए एफए एफएससी के बाद 12th के बाद ये आपका इशू बनता है, ज़्यादा गैप एक्सेप्टेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी अप टू 3 ईयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है। ऑप्शन मिनिमम होगी अगेन, क्योंकि फ्रेश की जाहिर है फ्रेश होता है, उसके लिए ऑप्शन ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा क्या वो कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन अगर आपका गैप 1 साल का है तो उसमें लिमिटेड ऑप्शन हैं, 2-3 का भी हो तो लिमिटेड ऑप्शन हैं, लेकिन एफएससी के बाद इतना तकरीबन गैप जो है एक्सेप्टेबल होगा, इससे ज़्यादा का पॉसिबल नहीं है। 3 साल से ज़्यादा का आपका गैप नहीं होना चाहिए। बैचलर्स के बाद कितना आपका एक्सेप्टेबल है, लेकिन बैचलर और मास्टर्स जो है ना, इट्स अ टोटली डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। उसमें ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपकी प्रोफाइल पे, और वो एज ए कंसल्टेंट मेरा काम है इन चीज़ों को देखना कि आप उस प्रोफाइल पे सेट होते हैं, सेट बैठते हैं या नहीं। अब 6 साल का या 8 साल का गैप है, वीज़ा लग जाएगा। 10 साल या 12 साल का गैप है, उस पर भी मैंने वीज़ा किए, मैं उस पर भी वीज़ा जो है वो ग्रांट हुए हैं। एक स्टूडेंट है उसका प्रीवियस ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल है, उसका मैंने दोबारा केस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और उसका वीज़ा माशाल्लाह ग्रांट भी हुआ है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल, इट ऑल डिपेंड्स कि आप जस्टिफाई कैसे करते हैं आफ्टर बैचलर्स एंड मास्टर्स, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप एसओपी कितनी अच्छी आपकी मेंटेन है, कितनी अच्छी तरीके से आपने उसको किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर फाइनेंशियल्स, जो आपकी सारी यानी कि जो भी जीटी की आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपने कितने अच्छे तरीके से फुलफिल उसको किया है, वो सारी चीज़ें जो है ऑब्वियसली उसमें फिर मैटर करती हैं। उसके बाद जी आपकी फाउंडेशन में कम से कम जो फीस होती है वो आपकी जो ब्रैकेट बनता है, फीस ब्रैकेट, वो $22,000 से $25,000 का है। बैचलर्स में आपका बनेगा 28 से 30,000 का, मास्टर्स में आप देखेंगे तो उसमें भी 28 से 30,000 का ही बनेगा। पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आप देखेंगे तो फाउंडेशन वाले का जो बजट होगा वो 16 to 18 लाख का, बैचलर में आपका होता है अराउंड 20 से 22 लाख, कम भी हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर स्कॉलरशिप अगर आपको अच्छा ऑफर हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में इवन मास्टर्स के बाद ऐसी ऑप्शन भी अवेलेबल हैं कि आप 15 लाख के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें ऐसी बैचलर के बाद ऐसी ऑप्शन है जिसमें आप 15-16 लाख में आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्कॉलरशिप। ठीक है, ओवरऑल नहीं तो जनरली अगर हम बात करें तो 20 से 22 लाख मास्टर्स बैचलर के बाद इतना एक्सपेंस आपका होता है, लेकिन अच्छी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल हैं जो हम ऑप्ट कर सकते हैं मैक्सिमम स्कॉलरशिप के साथ, तो उसमें आपका बजट जो है वो कम हो सकता है। अब एक स्टूडेंट है जी, उसने 2 साल का बैचलर किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है या उसने बीए किया हुआ है या जो बिजनेस फील्ड से रिलेटेड उसने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं 2 साल में। वो कह रहे जी मैंने मास्टर्स करना है ऑस्ट्रेलिया में, मैंने किसी सूरत बैचलर स्टार्ट नहीं करना, मैंने कोई कोर्स एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करना, मुझे आप 14 ईयर्स के बाद मुझे आप मास्टर लेके दें, मुझे ऑप्शन चाहिए।
ऑप्शन में कोई अवेलेबल है। उसमें आपका PEP प्रोग्राम होता है, पोस्ट ग्रेजुएट इनेबलिंग प्रोग्राम इसको कहा जाता है। 6 माह का ये कोर्स होता है। इसकी कॉस्ट अराउंड 12 to 13,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होती है, जो कि नॉर्मली सेमेस्टर की इतनी बनती है। 6 माह का तो एक सेमेस्टर हुआ, उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। 6 महीने के बाद फिर आपकी मेन डिग्री जो है वो आपकी स्टार्ट होती है। और ऑस्ट्रेलिया में फिर इस तरह नहीं होता कि आप आगे से 2 साल की मजीद डिग्री करेंगे, वो आप उसको कनेक्ट कर देते हैं। 6 माह का ये 1.5 साल की आपकी डिग्री होती है और 2 साल में आपको मास्टर डिग्री अवेलेबल है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। ये पहले यूके में तो थी ही स्टार्ट से, यानी कि प्री मास्टर्स कहा जाता है इसको यूके में, तो वहाँ पर तो ये ऑप्शन अवेलेबल थी। लेकिन अब ये ऑप्शन जो है काफ़ी टाइम से ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अवेलेबल है। इसका भी काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, वो दोबारा बैचलर में वो जा रहे होते हैं, तो टाइम ज़ाया करने की या पैसे ज़ाया करने की या अपना एजुकेशन लेवल एक तरह डाउनग्रेड करने की क्या ज़रूरत है आपको, जब आपके पास उसके अलावा अच्छी ऑप्शन अवेलेबल हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज कम है, अगर आपका आई स्कोर कम है, फिर अगर स्टूडेंट वो बैचलर की ऑप्शन ऑप्ट करता है तो दैट इज़ क्वाइट रीजनेबल। लेकिन ओवरऑल अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, मार्क्स आपके अच्छे हैं और बजट का आपको इशू इतना नहीं है, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑप्शन कि 2 साल का बैचलर अगर आपने किया हुआ है तो प्री मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट इनेबलिंग प्रोग्राम जो है उसको आप लोग ऑप्ट करें। इंटेक्स कौन से होते हैं ऑस्ट्रेलिया में? FSC के बाद मल्टीपल इंटेक्स हैं, एंड बाय मल्टीपल आई मीन फेब, जुलाई एंड अक्टूबर या नवंबर इंटेक जो है वो आपका अवेलेबल होता है। बैचलर, डायरेक्ट बैचलर के लिए या मास्टर्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नवंबर इंटेक अवेलेबल होता है आपको, नहीं तो फेब और जुलाई इंटेक ही जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वीज़ा फीस आपकी कितनी है ऑस्ट्रेलिया में? वो है जी $620, 620 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपकी वीज़ा फीस है। वहाँ पे मेडिकल बायोमेट्रिक जो स्टूडेंट्स कराते हैं पाकिस्तान में नॉर्मली लाहौर या इस्लामाबाद जाते हैं, लाहौर में अपॉइंटमेंट आपको जल्दी मिल जाती है। उसके लिए टोटल रफली जो आप एस्टिमेट रखें सारे का ट्रैवलिंग का ईच और 25 से 30,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आपके पास अगर हैं तो इट इज़ नॉट एन इशू, उसका कोई आपको इशू नहीं बनेगा। और जो स्टूडेंट्स मेडिकल के लिए जा रहे होते हैं उनको ये चीज़ अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि अगर आप क्लासेस लगी हुई हैं तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन, आपका पोलियो सर्टिफिकेट, वैलिड पोलियो सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपका पासपोर्ट, ID कार्ड, जो आपके मेडिकल बायोमेट्रिक के जो फॉर्म्स होते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद, उनका प्रिंट आउट भी आपके पास होना लाजमी है अगर आप अपना वो प्रोसेस जो है स्मूथली कंप्लीट करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं। उसके बाद आपका अगर आप ये चीज़ें नहीं लेकर जाते तो उसमें आपके प्रोसेस के लिए ज़ाहिर हर्डल्स आएंगे। वर्किंग राइट्स आपको पता होने चाहिए आपके ऑस्ट्रेलिया में क्या है। वो आपके हैं जी 40 आवर्स पर फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज़। अब इसमें 40 घंटे आप काम कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2 हफ्ते में 40 का मतलब ये है कि आप पहले में 20 करें, दूसरे में 20, पहले में 25, दूसरे में 15, पहले में 30, दूसरे में 10, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन 40 आवर्स पर फोर्टनाइट का रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था PSW को, एंड आई एम अमेज्ड कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि 4 साल का वर्क परमिट भी ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है। आई वॉज शॉक्ड के, यानी कि ये तो बड़ी कॉमन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए स्टूडेंट के लिए, लेकिन उनको नहीं था पता। और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी सारा मुझे स्टूडेंट्स ने उसमें पूछा है, तो मैं उसमें भी लास्टली आपको मैं ये चीज़ें थोड़ी क्लियर कर देता हूँ, आसानी आपके लिए मैं इसमें कर देता हूँ। 3 कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड करेंगे, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 है आपकी सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन। आई रिपीट, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, ये है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में जो स्टूडेंट जा रहा है उसको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। कैटेगरी नंबर 2, इसमें आपके आ जाते हैं सिटीज एंड मेजर रीजनल एरियाज आपके आ जाएंगे पर्थ के, एडिलेड के, गोल्ड कोस्ट के, सनशाइन कोस्ट के, कैनबरा, न्यूकैसल, लेक मैक्वायर, वोलोगोंग, इलावारा, जीलोंग एंड होबार्ट। ये है कैटेगरी 2। और ये सब कुछ मेंशन्ड है इमिग्रेशन वेबसाइट पे, ऑस्ट्रेलिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ये मेंशन्ड है। जो लोग कैटेगरी 2 में जाएंगे उनको मिलेगा 3 साल का वर्क परमिट, 3 years वर्क परमिट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री। ठीक है। कैटेगरी 3, इन कैटेगरी 1, 2 को माइनस कर दें, पीछे जो आपका बच जाएगा वो आपकी कैटेगरी 3 में काउंट होगा। कैटेगरी 3 में जो स्टूडेंट जा रहा है उसको वर्क परमिट मिलेगा अप टू 4 years का। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न क्वींसलैंड है आपकी ब्रिस्बेन के पास है, उनका मेन कैंपस टोआम्बा में है। इस पे एक उनका कैंपस है ब्रिस्बेन के बिल्कुल साथ ही, आधा घंटा पौना घंटे की ड्राइव पे उनका स्प्रिंगफील्ड कैंपस है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको जो वर्क परमिट मिलेगा वो 4 years का मिलेगा। यानी कि मेन सिटी उसमें आप ये काउंट कर सकते हैं कि आपको मिलेगी ब्रिस्बेन की, लेकिन जो उसके साथ के रीजनल एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको 4 साल का वर्क परमिट जो है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो किसी स्टूडेंट का अभी भी अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नंबर है 0300 848 7766। हमारे माशाल्लाह अब इंटरनेशनल फैंस भी हैं,
तो उनके लिए +92-300-848-7766 आप लोग मुझे व्हाट्सएप के कॉल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो होपफुली काफ़ी सारी चीज़ें आपको आज क्लियर हुई होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो है जो हमारी फेसबुक और यूट्यूब पेज पे आपको अवेलेबल होगी, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। और अगेन अब चूँकि हम लोग एंड की तरफ आ रहे हैं, तो मेरी अगेन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ पॉजिटिव साइड पर रहा करें। आज वाली जो न्यूज़ है ये आप सब के लिए जो है ये एक लेसन होना चाहिए। ये जो एयरलाइन वाली न्यूज़ आई है जिसमें उन्होंने कहा है जी जुलाई 2021 से ओपन होगा, किसी ने रहमत नहीं की आर्टिकल पढ़ने की। काइंडली आर्टिकल को पूरा ध्यान से पढ़ा करें, डिटेल में पढ़ा करें। उसमें कहीं मेंशन नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी बुकिंग है उसको स्टार्ट किया है जुलाई में। वो कहीं पे भी नहीं कह रहे, वो हर जगह यही कह रहे हैं कि जी कुछ क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट बताएगी कब ओपन होगा, हमने सिर्फ अपनी ऑर्डर बुकिंग स्टार्ट की है, वैक्सीनेशन ब्ला ब्ला ब्ला। देयर इज नथिंग इन दैट न्यूज़ रिगार्डिंग के जी बॉर्डर जो हैं वो जुलाई से ओपन होंगे। तो काइंडली न्यूज़ को पढ़ के उसके बाद फिर उस पर रिएक्ट किया करें। किसी वीडियो को लाइक या डिसलाइक उसको न्यूज़ को सुन के, इन्फॉर्मेशन को सुन के किया करें, और थोड़ा तहम्मुल से वीडियोज़ को देखा करें, चीज़ों को सुना करें और समझने की कोशिश किया करें। ये हमारा जो फेसबुक पेज है या इवन जो यूट्यूब हमारा चैनल है, उसका जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि हम लोगों ने आप लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की मेरी कोशिश होती है मैं दूँ। मेरी जितनी वीडियोस हैं उस पर जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे से लिंक्स मांगे हैं, मैंने आप लोगों को लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। जो इन्फॉर्मेशन का आप लोगों ने प्रूफ मांगा है वो मैंने आप लोगों को दिया, और ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। किसी को भी चेक करने का बेस्ट तरीका यही है ना कि आप उसे ये पूछेंगे जी कि इन्फॉर्मेशन हम ली कहाँ से है, तो अगर वो लिंक शेयर कर देता है इट मीन्स कि वो रीज़नेबल है। ठीक है जी। तो एट द एंड केसेस ना होने के बराबर, वैक्सीन बाय द स्टार्ट ऑफ मार्च इज गोइंग टू बी अवेलेबल। बॉर्डर्स जो हैं वो इंशाल्लाह इन कमिंग कपल ऑफ मंथ्स इंशाल्लाह ओपनिंग की तरफ जाएंगे। लास्ट मार्च से अब तक जो स्टार्ट में मैंने कहा बहुत फ़र्क है। वीज़ा फाइल हो रहे हैं, वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं, सेंटर्स ओपन है, बॉर्डर ओपनिंग की न्यूज़ आ रही हैं, स्टेट्स जो हैं वो प्लान्स बना रही हैं गवर्नमेंट के कहने पे, बॉर्डर ओपनिंग की तरफ वो लोग जा रहे हैं। सो इट्स ऑल पॉजिटिव। काइंडली पॉजिटिव साइड पे ही रहें, इसको इसी तरह चीज़ों को लेकर चलें। इंशाल्लाह जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम लोग आप लोगों के साथ एज ऑलवेज वो शेयर करते ही हैं एज सुन एज पॉसिबल। जब जैसे ही आती है, जिस दिन आती है उसी दिन हम आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो उस पर करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आ रही होंगी, आप लोग उसको लाइक भी कर रहे होंगे। तो काइंडली बी होपफुल, स्टे पॉजिटिव अगेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हेल्प करेगा और बॉर्डर्स जो हैं इंशाल्लाह जल्द ओपन होंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।